हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। और आज हमें कहा है एक सच्ची घटना के साथ में जो फिलहाल में हमारे देश में हुआ है। एक बार फिर से मैं ये बात वो हमेशा बोलते आ रहा हूँ, फिर आज भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि इस जुर्म की दुनिया में रिश्ते की कोई मोल नहीं है। और फिर एक रिश्ता, एक जुर्म इसी तरह अपने आप को साबित किया है। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक महिला जिसका उम्र 39 ईयर्स, जो अपने पूरे जीवन 39 ईयर्स कोलकाता में बिताई और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा था। यानी उसका फिजिक्स ऑनर्स, फिजिक्स की, संस्कृत में उन्होंने पीजी किया और डाटा साइंस का उन्होंने पढ़ाई किया। एआई जो एथिक्स स्टडी जो होता है, एआई एथिक्स, उसके बारे में वो एक विशेषज्ञ के रूप में जानी गई। काफ़ी उसमें अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और फिर वो ये सारी जब एजुकेशन उसका जब पूरा हुआ तो अपने आप में एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम होता है माइंडफुल एआई लैब। एक कंपनी खोलती है। कंपनी खोलने के बाद उसमें सारी उस कंपनी को सीईओ बनती है। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। इस व्यक्ति का नाम है सूचना सेठ। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से इस बात को सुना ही होगा कि सूचना सेठ आजकल ज़्यादा ये नाम वायरल हो रहा है। एक विषय है, एक घटना के लेकर ये हुआ है। तो मैं बता दूं कि सूचना सेठ, ये जो कहानी है आज से 5-6 रोज पहले की कहानी है, 10 दिन पहले की कहानी है। ये कहानी 6 जनवरी 2024 की कहानी है। यानी लगभग आज से 8 से 10 रोज पहले की कहानी है। 6 जनवरी को सूचना सेठ 4 साल के बेटे के साथ बेंगलुरु से एयरपोर्ट और फ्लाइट पकड़ के वो आती है गोवा आती है। वहाँ पे एक होटल में वो पहले से रूम बुक की रखी थी। इस होटल का नाम है स्वेल बनियान ग्रैंड होटल। इस होटल में पहले से ही वो एक रूम को, एक कमरे को बुक कर रखी थी ऑनलाइन। और 6 जनवरी को एक 4 साल के अपने बच्चे के साथ में वो बेंगलुरु एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के गोवा आती है। गोवा आने के बाद ये सूचना सेठ अपने 4 साल के बच्चों के साथ में पूरी मस्ती करती है। 6 तारीख को पूरे घूमती है वहाँ आने के बाद, क्योंकि बेंगलुरु से गोवा की दूरी मात्र 1 घंटा का है। 7 तारीख को वो घूमती है, 8 तारीख को घूमती है और 8 तारीख को सुबह में वो, ऐसा होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति होटल में आते हैं, कोई गेस्ट होटल में आते हैं, तो सुबह के शाम वो घूमने टहलने निकलते हैं। तो ये भी वैसे ही करते थे। 2 रोज पूरे दिन घूमे फिर आए होटल में, क्योंकि ऑलरेडी बुक उन्होंने होटल को 3-4 रोज के लिए करा रखा था, 10 तारीख तक का लगभग। तो 6 तारीख को वो होटल में पहुंची, 7 तारीख को पूरी घूमी, फिर आई होटल में, फिर 8 तारीख को फिर घूमी। और 8 तारीख को जो मॉर्निंग में वो जो होटल से जब निकली सुबह में टहलने के लिए, तो उसके साथ एक 4 साल के बच्चा था। फिर 8 तारीख को अपने बच्चे के साथ में सूचना सेठ होटल में आती है और 8 तारीख के दिन भी उसके लिए एक इंजॉयफुल दिन था और दिन बीतता है। बीतने के बाद मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख के रात, यानी रात में तक का होटल था और 9 तारीख के मॉर्निंग उसका होटल से वो चेकआउट करना था। मतलब होटल उतना ही दिन के लिए बुक था। लेकिन 8 तारीख के रात 12 बजे उस होटल में जो रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, जो होटल के जो स्टाफ होते हैं, उनको अपने वो रूम से कॉल करती है कि मुझे इसी समय होटल को चेकआउट करनी है और मुझे गोवा के लिए, मुझे बेंगलोर जाना है। तो इसमें कोई कैब है तो आप हमें थोड़ा सा अरेंज करा दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु से गोवा का पूरे दूरी 550 किलोमीटर है। और इस 550 किलोमीटर किसी कैब के साथ में जाना, मतलब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। और अमूमन देखा जाता है तो रात के 12 बजे 1 बजे कोई होटल से चेकआउट नहीं करता है, मॉर्निंग या इवनिंग, शाम को। जिनको रात में निकलना होता है वो 8-9 बजे कर लेते हैं, जिनको कल के डेट में निकलना होता है वो सुबह 6-7-8 बजे अपना कर लेते हैं। अब एक होटल जो स्टाफ थे, जो रिसेप्शन पे जो लोग रहते हैं, उनको कॉल करके तंग करने लगी, जिद करने लगी कि नहीं, हमें होटल के कैब के माध्यम से हमें अभी इस समय बेंगलोर जाना है, आप किसी कैब वाले से बात करिए और एक कैब का अरेंज कीजिए।
उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आप एक काम कीजिए, एयरपोर्ट जाइए, 1 घंटा का रास्ता है, आप वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें जिद करने लगे कि हमें कैब से ही जाना है। अब होटल वाले करे क्या करे, ऑनलाइन बुकिंग था, उस होटल में रुकी हुई थी, उसको जाना था। वो लोग भी एक कैब वाले से बात किए और कैब वाले के पास कॉल की तो बोले कि एक महिला स्टाफ है जिसको एक ज़रूरी काम है, वो आप बेंगलुरु तक जाना चाहते हैं तो फिर आइए। जो तो बोले कि पैसा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, आप हमें वहाँ तक छोड़ दीजिए। फिर रात के 1 बजे वो कैब वाले किसी व्यक्ति के साथ में होटल तक आते हैं और ये जो डील हुई थी ना, वो 30,000 रुपया में बात हुआ था। बात होने के बाद मैं आपको बता दूं कि रात के 1 बजे सूचना सेठ होटल से चेकआउट करती है। कैब आते हैं, होटल के जो स्टाफ थे सूचना सेठ के बैग जो होता है साथ में, बैग को लेते हैं और फिर से उस कैब में उसको हेल्प कर देते हैं, रखवा देते हैं। उसके बाद सूचना सेठ ने उसको कुछ टिप भी दी। टिप देने के बाद होता क्या है कि ये लोग, जो गाड़ी थी, जो कैब था, वो ड्राइवर और सूचना सेठ दोनों बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। निकलने के बाद आपको मत बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति होटल से चेकआउट करता है तो उसके बाद ये ख्याल रखा जाता है कि उस दूसरे व्यक्ति उस होटल में आएंगे या वही व्यक्ति उस मानी चेकआउट नहीं किया है उस होटल में फिर आएगा। तो साफ सफाई का बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है कि कोई तरह की शिकायत के मौका नहीं मिले। तो फिर सुबह हुआ, चेकआउट जो लोग कर गए थे होटल से निकल गए, जो लोग थे वो लोग टहलने निकल गए, पूरे होटल खाली हो गया था। होटल के स्टाफ सब क्या बोले कि गए अपने अपने मतलब आदमी के साथ में भेजे और पूरे होटल की जो साफ सफाई, कमरे का साफ सफाई था वो होने लगा। लेकिन एक व्यक्ति सूचना सेठ के कमरे में जाता है और जाने के बाद वो उसको कुछ डाउट होता है, देखता है कि कुछ ब्लड के जो धब्बे हैं वहाँ पे बिखरा हुआ है। अभी डाउट होता है तो वो होटल के मैनेजर को कॉल करता है कि देखिए आप आइए, थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है कि इसमें इतना ब्लड क्यों से आ गया रूम में। और होटल के कमरे में ब्लड मिलना थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा था उसको भी। कि फिर मैनेजर आया तो वहाँ के लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसको कॉल करता है और कॉल करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद केलेंगर पुलिस एक वहाँ के जो जहाँ पे होटल में थी वहाँ के लोकल पुलिस थे, केलेंगर पुलिस, वो आते हैं और आने के बाद देखते हैं, बोलते हैं ब्लड है। तो इसमें था कौन? तो होटल के मैनेजर बोल रहे हैं कि इसमें एक महिला थी और कल रात वो 1 बजे यहाँ से चेकआउट करती है और एक कैब के माध्यम से हम ही लोग उसको कैब को मतलब भाड़ा पे किए हैं, बातचीत किए हैं और कैब बुक करके वो यहाँ से बाई रोड बेंगलुरु गई है। और फिर पुलिस जब देखता है कि कोई भी अब से देखा जाए तो एक महिला रात के 1 बजे होटल से निकलती है, एक कैब में एक ड्राइवर के साथ में 550 किलोमीटर दूर रास्ता सफ़र करती है। थोड़ा सा पुलिस को भी दूसरे टाइप को लगा कि नहीं ये कुछ हो सकता है। फिर हुआ क्या कि पुलिस उस होटल के सीसीटीवी फोटो को खंगालना शुरू की। तब तक स्टाफ बोल रहा है कि सर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि जब वो महिला होटल में आई थी तो उसके साथ एक 4 साल का बच्चा था और जब महिला यहाँ से चेकआउट करा के गई तो उसके साथ वो 4 साल का बच्चा नहीं था, उसके साथ एक बड़ा सा बैग था। ये बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ये बात पुलिस सुना तो सीसीटीवी कैमरा फोटो वगैरह सब कुछ चेक करना शुरू कर दिया। चेक करने के बाद देख रहा है तो हाँ 6 तारीख 7 तारीख को बच्चा आ रहा है, जा रहे हैं घूमने, आ रहे हैं, सारा फोटो। 8 तारीख को जो बच्चे गए रूम में वो भी फोटो है। लेकिन जब रात के 1 बजे जो सूचना सेठ उस होटल से निकलती है तो उसमें कोई चेकआउट तो होता है लेकिन उस बच्चे साथ में नहीं होता है और सूचना सेठ अकेले और एक बैग के साथ में। पुलिस को इस चीज़ को समझ के बड़ा मतलब जानते ही पुलिसिया दिमाग थोड़ा सा सातिर होता है इस क्षेत्र में, क्राइम मर्डर के। तो बोलता है होटल के मैनेजर से कि तुम लोगों ने जब कैब ऑर्डर किया, कैब जो आया था उस ड्राइवर से मैं बात कराऊं। अब हालांकि होटल वाले इस कैब को ऑर्डर किए थे, बुक किए थे, तो फिर वो नंबर दे दी पुलिस जो वहाँ के थे उनको और उस कैब वाले से बात करते हैं पुलिस कि तुम अभी हो कहाँ पे। तो पुलिस बताता है कि मैं तब तक जो ड्राइवर था वो बेंगलोर की तरफ एकदम गाड़ी बढ़ाते जा रहा है क्योंकि उसे कल 12 बजे यानी 9 तारीख को 12 बजे दिन तक उसको बेंगलुरु छोड़ देना था। क्योंकि जो कैब जो बुक होता है ना टाइम के साथ बुक होता है। तो जब जैसे ही पुलिस कॉल करते हैं ड्राइवर के पास कि तुम हो कहाँ अभी, तो बताता है कि मैं चित्रदुर्ग इलाके में हूँ और वहाँ पे बोला कि ठीक है, जो तुम्हारे गाड़ी में जो महिला बैठी है उनसे बात कराओ।
तो पुलिस क्या करते हैं, उस महिला से बात करते हैं, बोलते हैं कि आपका नाम सूचना सेठ है। तो बोलती है हाँ। तो ठीक है, तो एक बात बताइए आप हमको कि आपके साथ जो 4 साल के बच्चा जो आया हुआ था, वो बच्चा आपके साथ जा नहीं रहा है, तो बच्चा है कहाँ? ये बात सुनती है वो महिला, तो वो पीछे किसी बिना किसी संदेह से, बिना किसी परेशानी के साथ वो बोलती है कि वो बच्चा हमारे एक रिलेटिव के यहाँ है जो गोवा में ही है, आप एक एड्रेस लिख लीजिए, वहाँ पे जाइए, उसे मिल जाएगा। बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी डर भय के साथ में एक एड्रेस देती है। एड्रेस देने के बाद पुलिस को भी लगता है कि अगर महिला किसी इस तरह बात बता रही है तो हो सकता है मेरा बेफिजूल इसको परेशान कर रहे हैं और सही बोलती होगी। पुलिस वो एड्रेस को नोट कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं ना कहीं पुलिस का दिमाग एक साथी होता है। अपने के स्टाफ को थमाते हैं, एड्रेस बोलते हैं जाओ इस एड्रेस पर जाके पता करो कि कोई सूचना सेठ की कोई बच्चा है क्या यहाँ पे। अब उसी में से एक पुलिस स्टाफ जाता है और जाकर उस एड्रेस पर जाता है तो देखता है कि वो एड्रेस तो है, लेकिन ना वो व्यक्ति, ना वो नाम, ना वो रूम नंबर, ना वो फ्लैट नंबर, कुछ वहाँ पे नहीं है। आता है, आने के बाद इन्फॉर्म करता है थाने में कि नहीं सर ये एड्रेस गलत है और यहाँ पे जो भी व्यक्ति इस तरह का कोई व्यक्ति, कोई एड्रेस, कोई रूम नंबर कुछ नहीं है। उसके बाद वो पुलिस फिर कॉल करते हैं उस कैब वाले के पास, बोलते हैं कि सुनो, अच्छा ये जो बातचीत उसके बाद जो होने लगी वो एक दूसरे लोकल लैंग्वेज में बात होने लगी, क्योंकि गोवा पुलिस थे, वो कर्नाटका, ये गोवा पुलिस थे, अब बेंगलुरु में जा रहे थे। तो ये लोग जो कैब वाला था वो गोवा का था, पुलिस भी गोवा गई थी। तो हमेशा पुलिस से सबको, कैब वाले को हमेशा मतलब भेंट मुलाकात तो होते ही रहता है। तो अपने कुछ लोकल लैंग्वेज में बात की जो सूचना सेठ को समझ में नहीं आया। तो बोल रहा है पुलिस के काम करो कि तुम अभी जहाँ भी हो तुम वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन पता करो कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। अगर नहीं पता है तो तुम चाय पीने के बहाने उतरो और वहाँ के लोगों से पता करो कि पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, और बेहिचक जल्द से जल्द जाकर पुलिस स्टेशन में इस गाड़ी को लगाओ और उस पुलिस जो वहाँ के पुलिस कर्मी होंगे उनसे हमें बात करा देना इसी नंबर पे। तो ड्राइवर भी करता क्या, उतरता है एक चाय पीने के बहाने और वहाँ किसी लोगों से बात करता है, प्लस गूगल मैप करता है। गूगल मैप करने के बाद वो गाड़ी फिर चलाने लगा, लेकिन पहले के मुकाबला गाड़ी थोड़ा फास्ट चलाने रहा था, क्योंकि उसे भी लगा था कि कुछ ना कुछ, जब पुलिस को 2-3 बार कॉल आ गया तो कुछ ना कुछ इस पैसेंजर के साथ में है, इस सफ़र के साथ में है। और वो लोकेशन देखा और पहले से थोड़ा सा फास्ट गाड़ी चलाने लगा। जब तक सूचना सेठ इस बात को समझती, वो एक वहाँ पे मंगला पुलिस स्टेशन है गोवा में, गोवा जो पुलिस जो बताई थी वहाँ पे जो ड्राइवर जो गया था वो मंगला पुलिस स्टेशन वहाँ के है। वहाँ पे वो जाता है और जाकर वो गाड़ी को जैसे ही सूचना कुछ समझ पाती उस अंदर लगा दिया और गाड़ी से उतरते उतरते फ़ोन लगा दिया कहाँ को, गोवा पुलिस को, कि लीजिए गोवा पुलिस आपसे बात करना चाहती है। गोवा पुलिस वो जो मंगला, काली मंगला जो पुलिस स्टेशन है, हालांकि मैं बता दूं कि काली मंगला जो पुलिस स्टेशन है ये बेंगलोर से मात्र लगभग 200 किलोमीटर पीछा था। 200 किलोमीटर पार होने के बाद बेंगलोर में चली जाती। तो बोलता है क्या गोवा पुलिस कि मैं गोवा पुलिस हूँ और ये हमारे यहाँ के एक व्यक्ति जा रहे हैं जिस पर हमें डाउट है, आप प्लीज़ इनकी तलाशी ले लीजिए और इनके साथ जो एक बैग है आप प्लीज़ उसका आप तलाशी ले लीजिए और लेकर आप इनको छोड़ दीजिए। ये बात गोवा पुलिस रिक्वेस्ट करती है काली मंगला पुलिस को। काली मंगला पुलिस कहती है ठीक है। अब सूचना सेठ कुछ समझ पाती, तब तक सारी कहानी 2 मिनट के अंदर हो जाता है और फिर उसको वहाँ के जो काली मंगला पुलिस स्टेशन के जितने भी थे पुलिसकर्मी वो लोग उतरते हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो कैब थी वो रेलवे स्टेशन, मतलब सॉरी पुलिस स्टेशन पे थी। उसके बाद होता क्या है कि ये लोग जाते हैं और सूचना सेठ की पूरी बारीकी से महिला जो पुलिस थी वहाँ की वो चेक करती है, उनके साथ कुछ नहीं निकलता है। उसके बाद जो गाड़ी का जो कैब के डिक्की में था, जो डिक्की होता है उसमें इसका बैग रखा हुआ था, बोलते कि डिक्की खोलो, तो खोलने नहीं दे रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती किए तो ठीक है डिक्की खोला और जैसे ही बैग को खोला जाता है तो ऊपर कपड़े थे और 2-3 तक कपड़ा हटाया जाता है तो एक 4 साल के बच्चे को हाथ पैर मोड़ कर उसमें उसको रखा गया था। अब ये सारी चीज़ जब काली मंगला पुलिस देखती है तो उसके पैर कांप जाते हैं और 4 डेग पीछे हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि उस बच्चे को निकाला जाता है कि कहीं ये जिंदा हो, लेकिन ये बच्चे कब कब मर चुका था। अब ये सारी बात काली मंगला पुलिस गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि इस तरह का बात है
ये महिला के साथ एक बॉडी है 4 साल के बच्चों का। फिर गोवा पुलिस एक रिक्वेस्ट करती है कि काम कीजिए, ये तो हमारे यहाँ का है केस है, आप वहाँ के कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पोस्टमार्टम होता है आप इस बच्चे को भेज के पोस्टमार्टम कराइए, हम लोग आ रहे हैं। तब तक यहाँ से गोवा पुलिस की एक टीम बेंगलोर की तरफ निकल गई थी और काली मंगला पुलिस स्टेशन की तरफ। ये बात सुनते ही सूचना सेठ को वहाँ की जो पुलिस थी वो अपनी हिरासत में ले ली। बच्चे को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब मैं बता दूं कि अगर 200 किलोमीटर पार हो जाती तो ये शायद गोवा पहुंच जाती, और गोवा पहुंचने के बाद कहीं भी उतर जाती और वहाँ से कैब वाले से अलग हो जाती। आपको बता दें कि ये सारी कहानी होने के बाद गोवा पुलिस पहुंचती है काली मंगला पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पे हालांकि ये बात तो गोवा के केस गोवा का रहता है, तो ये डेड बॉडी को प्लस जो सूचना सेठ थी उसको अपनी हिरासत में लेती है और वहाँ के कोर्ट में जाती है और ट्रांजिट रिमांड वहाँ से लेती है। हालांकि ट्रांजिट रिमांड किसको बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपके इलाके का है और भाग कर कहीं और जाता है और वहाँ पे कोई क्राइम या जुर्म उसको पकड़ा जाता है, तो ये केस आपके इलाके के है, मतलब गोवा पुलिस के इलाके के है, तो वहाँ पे उसके कोई सुनवाई नहीं होगी। वो गोवा पुलिस जाकर वहाँ से उसको लेके वहाँ से परमिशन लेके आएंगे। ट्रांजिट रिमांड इसी को बोलते हैं, कोर्ट देता है ट्रांजिट रिमांड, और फिर अपने गोवा में लाकर इसकी जो भी कार्रवाई होती है कानूनी कार्रवाई अपना करते हैं, इसको हम लोग ट्रांजिट रिमांड बोलते हैं। तो वन डे में ट्रांजिट रिमांड इसको कोर्ट वहाँ बेंगलुरु कोर्ट से उसको मिला, जो काली मंगला पुलिस स्टेशन से उस इलाके से, और मिलने के बाद ये लोग लेके आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि गोवा पुलिस जब तक पहुंची नहीं थी तब तक उसके मन में बहुत सी बात चल रही थी कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को क्यों मारेगी। माँ और बच्चे का रिश्ता तो एक ममतामय और करुणा वाला रिश्ता है। दूसरा चीज कि एक बच्चे को अगर वो मारती है तो फिर उस हालत में क्यों लेके जाएगी, कैब से 550 किलोमीटर दूरी क्यों यात्रा कर रही है, और क्या कारण हो सकता है कि एक मासूम बच्चे की मतलब इतने बुरी हालत से मारा गया, इसकी माँ उसकी मारती। बहुत तरह के उसके मन में सवाल चल रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि जब वो गोवा पुलिस उसको अपनी हिरासत में लेती है सूचना सेठ को, तो लेने के बाद वो पुनः गोवा लौटती है। और गोवा लौटने के बाद आपको बता दूं कि ये सूचना सेठ जो AI एथिक्स एक्सपर्ट थी, भारत में इंडिया में टॉप 10 AI एथिक्स एक्सपर्ट में इसका नंबर 1 आता था। तो रास्ते में सूचना सेठ ने आधे से बेसी इंफॉर्मेशन गाड़ी में ही दे दी, और देने के बाद कहानी कुछ सामने यूं आता है। सूचना सेठ जब आती है बेंगलुरु, हालांकि सूचना सेठ तो कोलकाता के रहने वाली थी, और कोलकाता से बेंगलुरु जब आती है तो उसको एक लड़का से प्यार होता है जिसका नाम होता है वेंकट रमन, और ये लड़का केरला का रहने वाला था। वेंकट रमन भी अच्छे खासे फैमिली से थे, एजुकेटेड पर्सन थे, पढ़े लिखे थे, सब तरह से वो जानकार व्यक्ति थे, अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति थे। तो ये दोनों में इस तरह मोहब्बत होता है कि दोनों शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद 9 साल के बाद यानी 2019 में इनके एक बच्चे का जन्म होता है जो लड़का होता है, और लड़का 2020 में 1 साल का हो जाता है। जब 1 साल का होता है 2020 में कोरोना आता है। इस कोरोना में लोगों के कुछ काम से, क्योंकि वेंकट रमन फॉरेन में उसका काम होता था और इंडिया में यह एक्सपर्ट थी, तो थोड़ा सा कोरोना में दूरी होता है और मनमुटाव होता है, नफरत होता है। और ये जो दोनों में नफरत मनमुटाव जो होता है इस कदर बढ़ते हैं कि ये दोनों आपस में बातचीत करना ताकि सब छोड़ देते हैं। ये लोग तलाक और डिवोर्स भी ले लेते हैं। तलाक डिवोर्स लेने के बाद वेंकट रमन चाहता है कि वो जो बच्चा है ये वेंकट रमन के पास रहे, और सूचना सेठ जो चाहती है कि बच्चा सूचना सेठ के पास रहे। लेकिन दोनों में होता क्या है कि दोनों एक दूसरे मतलब बच्चे से काफ़ी मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से काफ़ी नफरत करते हैं, माता पिता। मैं बता दूं कि 4 साल के बच्चे को ये इतना नहीं मालूम होता है कि उसको पापा भी चाहिए, उसको मम्मी भी चाहिए। उसको ये नहीं पता होता है कि डिवोर्स क्या होता है, झगड़ा क्या होते हैं, नफरत क्या होते हैं, कोर्ट कचहरी क्या होता है। लेकिन ये
एक 20 में ये लोग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये कहानी कोर्ट में जाती है 2023 तक, यानी 30 लगभग दिसंबर 2023 में इनका जाके कोर्ट से निर्णय निकलता है। कोर्ट वहाँ की जो बताती है कि ठीक है आप लोग को डिवोर्स दिया जा रहा है, लेकिन बच्चे की जहाँ तक बात है तो इसमें वेंकटरमन ने ऑब्जेक्शन लगाता है कि मैं बच्चे का रखूँगा, और सूचना सेठ बोलती है कि मैं रखूँगा। अमूमन देखा जाता है कि इस तरह का जो मामला होते हैं डिवोर्स वाले, जिसमें बच्चा आता है बीच में, ये ज़्यादातर माँ के ऊपर केयर किया जाता है। दो चीज़ देखा गया कि एक बच्चे था 4 साल का और माँ उसकी ज़्यादा केयर करती थी, पिता को भी उससे लगाव था। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आप हर संडे को अपने बच्चे से जाकर आप मिल सकते हैं। इसमें सूचना सेठ कोई बीच का रोड़ा नहीं बनेगी और किसी तरह का को वो फोर्स नहीं करेगी। ठीक यही होता है। 30 दिसंबर दिसंबर 2020 में फाइनल होता है और सूचना सेठ बच्चे को लेकर चल जाती है। अब बात ये होता है कि हर 6 दिन पर, मंथ में 4 बार, हर 7वें दिन यानी हर संडे को वो वेंकटरमन आता है बच्चों से मिलने, और मिलता है तो उस समय वेंकटरमन काफ़ी खुश होता है। और सूचना सेठ उस वेंकटरमन से इतना नफरत करती है कि इस क्षण के लिए वो उससे नफरत कर रही थी कि हम कभी नहीं चाहते हैं कि ये वेंकटरमन कभी खुश हो। और वो जानते थे कि जब जब वेंकटरमन इस बच्चे से मिलेगा, यानी हमारे बच्चे से मिलेगा, तो काफ़ी खुश होगा। ये क्षण उसको पसंद नहीं था। अब वेंकटरमन किसी काम से वो 30 दिसंबर को वो फौरन जाते हैं, विदेश जाते हैं। हालांकि मैं आपको शुरू में बताऊं कि इनका सारी काम विदेश से होती थी। अब सूचना सेठ को ये चीज़ पसंद नहीं था कि हर 7वें दिन वेंकटरमन आएंगे और बच्चे से मिलेंगे, और हम लोग को डिवोर्स हो चुका है, हम इसको देखना नहीं चाहते हैं। नफरत पर इतना नफरत हो गया था कि वो कुछ भी कर सकती थी वेंकटरमन को। अब एक प्लान बनाती है कि 6 जनवरी को वो बेंगलुरु से गोवा आएगी, एक होटल बुक करती है। जिस तरह मैं कहानी की फर्स्ट में आपको बता दिया हूँ, ये करती है। करने के बाद होता क्या है कि आगे कहानी आपको मालूम है। अब वहाँ के जो पुलिस है, पोस्टमार्टम हो गया, वेंकटरमन को इन्फॉर्म किया गया, बच्चे के रिलेटिव को इन्फॉर्म किया गया। इन्फॉर्म करने के बाद ये सारी कहानी यहीं तक अभी आई हुई है। आगे जो इस कहानी में जो अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बता दूं कि सुनत है कि प्यार में अंधे लोग हो जाते हैं और क्या गलत क्या सही कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं ये भी कैसा प्यार है कि नफरत इतना बड़ा होता है कि अपने बच्चे को लोग जान ले लेते हैं। ये सबसे हमारे हिसाब से ये एक माँ नहीं, एक कलंक ये दोनों का था। और इस तरह के व्यक्ति को सरकार सख्त से सख्त सजा दे, गवर्नमेंट, यहाँ की अदालत, यहाँ के संविधान, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दे। वेंकटरमन शायद भारत में आ भी गए और इस बच्चे का दाह संस्कार भी हो चुका है। आगे का अपडेट मैं फिर कल अगले एपिसोड में बनाऊंगा, क्योंकि लंबा एपिसोड हो गया है। और ये कहानी यहीं तक बंद करता हूँ। और ये इसलिए बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे आस पड़ोस में ये घटना अगर हमें मालूम हो तो आने वाले बहुत से ऐसे जुर्म, बहुत से ऐसे समय से हम वंचित रह सकते हैं, अगर हमारे सोसाइटी, हमारे देश दुनिया का अगर बातें हमें थोड़ी बहुत मालूम हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी अपडेट होंगे मैं आपको दूंगा। दीजिए विदा, नमस्कार।